दोस्तों, कभी आपने सोचा है कोई ऐसा लॉ, कोई ऐसा कानून जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को कंट्रावीन करता है, उसको वायलेट करता है, तो उन कानूनों का होता क्या है? क्या वो पूरी तरीके से समाप्त कर दिए जाते हैं या फिर उसकी कुछ एग्जिस्टेंस बनी होती है? इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के थ्रू। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में फॉर्मुलेट किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स को अगर हम समझे तो इक्लिप्स का मतलब होता है शैडो करना, परछाई। जैसे कि आप इक्लिप्स को कई बार सुना होगा, बहुत ही फैमिलियर टर्म है, लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स। इक्लिप्स का मतलब होता है परछाई का डालना। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स ये कहती है कोई ऐसा लॉ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, उस वो लॉ एग्जिस्टेंस उसकी ख़त्म नहीं हो जाती सिर्फ इस बात से कि वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। उसकी एग्जिस्टेंस उसके बाद भी बनी होती है। हालांकि वो जो लॉ है वो अनइन्फोर्सेबल हो जाएगा, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस बनी होगी। और जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो उस लॉ को शैडो कर देगा, ओवर शैडो कर देगा, जिसकी वजह से वो लॉ ऐसा प्रतीक होगा कि वो लॉ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस फिर भी बनी होगी। इसे हम थोड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स में ये कहा गया है कि जो लॉ होता है जो कॉन्ट्रावीन कर रहा है किसी फंडामेंटल राइट को, वो वॉइड एब इनिशियो नहीं होता है। मतलब वॉइड एब इनिशियो नहीं होता है, यहाँ का मतलब है कि शुरुआत से शून्य नहीं होता। हाँ, वो शून्य होता है, वॉइड होता है, लेकिन वॉइड एब इनिशियो नहीं होता है। वो तब से शून्य होता है जब वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। ठीक है। और वो जो लॉ जब वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है उसके बाद से वो अनइन्फोर्सिबल हो जाता है। ठीक है। वो इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। उसको एक तरीके से आप कह सकते हैं डोरमेंट नेचर कहा जाता है। उसकी एग्जिस्टेंस तो बनी रहती है, वो एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। उसे लॉ बुक से पूरी तरीके से हटाया नहीं दिया जाता है, उसे पूरी तरीके से फाड़ के फेंक नहीं दिया जाता है। वो एग्जिस्ट करता है। और वो उन सभी ट्रांजेक्शन्स के लिए जो पास्ट में हो चुके हैं, उस वॉयलेशन करने से पहले अगर कुछ ट्रांजेक्शन हो चुके हैं तो उसके लिए पूरी तरीके से वैलिड माना जाता है। मतलब अगर कोई ट्रांजेक्शन हमारे संविधान में के साथ हमें फंडामेंटल राइट मिली है, तो हम जानते हैं कि 1950 में जब हमें संविधान मिली तो हमारे फंडामेंटल राइट्स उसी में इन इनकॉर्पोरेटेड थे। तो जब हमारे संविधान की फंडामेंटल राइट्स 1950 में मिले, उससे पहले का अगर कोई ट्रांजैक्शन है, उससे पहले का कोई केस है, इश्यूज़ है, तो उसके रिगार्डिंग वो लॉ पूरी तरीके से, मतलब आप कह सकते हैं इन्फोर्सिएबल होंगे। लेकिन अगर उसके बाद का कुछ लॉ है, कोई केस है, तो ऐसे केसेस में वो जो लॉ है वो अगर वायलेट करते हैं फंडामेंटल राइट्स तो वो अनइन्फोर्सिएबल हो जाएंगे, डोरमेंट हो जाएंगे। हालांकि उनकी एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होगी, फिर भी वो एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट आपने पता होगा दो लोगों को मिला है, एक सिटीजन को और एक सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन। तो अगर कोई ऐसे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है जो सिर्फ सिटीजन्स को मिले हुए हैं, तो ऐसे केस में वो लॉ नॉन सिटीजन्स के लिए ऑटोमेटिकली पूरी तरीके से वैलिड होंगे। ठीक है। भले वो फंडामेंटल राइट सिटीजन्स के वायलेट कर ले, लेकिन नॉन सिटीजन्स को ऐसे राइट मिले नहीं है, तो लॉ उनके लिए तो पूरी तरीके से वैलिड होंगे। अगर उनके लिए पूरी तरीके से वैलिड है तो मतलब वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनकी एग्जिस्टेंस बनी हुई है। हाँ। और अगर हम रेफरेंस देखते हैं कि जिसके पास लॉ वायलेट हो रहा है, जिसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, ऐसे केस में उसकी नज़र से देखें तो उसकी नज़र से ऐसा प्रतीक होगा कि वो लॉ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट ने उसे ओवर शेडो कर लिया है, उसके ऊपर परछाई डाल दी है। ठीक है। सेम बात बीकाजी स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कही कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो लॉ को ओवर शेडो कर लेते हैं और वो डोरमेंट नेचर में आ जाता है, मतलब उसकी जो नेचर है वो डोरमेंट हो जाता है। अगर हम बात करें इसकी इन्फोर्सिबिलिटी को कि अगर क्या ये फर्दर इन्फोर्सिबल किया जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ बिल्कुल। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पीडमेंट्स है, मतलब बाधाएं हैं जिसकी वजह से वो अनइन्फोर्सिबल हो गए, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, अगर उस बाधाओं को दूर कर दो, पार्लियामेंट ही कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज। तो अगर वो बाधाएं दूर हो जाए तो वो लॉ अब ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाएगा, वापस आ जाएगा और पूरी तरीके से ऑपरेटिव हो जाएगा और इन्फोर्सिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे राइट टू प्रॉपर्टी जो अब हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, अगर उससे रिलेटेड कोई लॉ ऐसा था, प्रिज्यूम कीजिए, जो वायलेट कर रहा था, लेकिन जब फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी, तो ज़ाहिर सी बात है वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन अब नहीं करेगा वो पर्टिकुलर लॉ, तो वो लॉ ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाएगा और पूरी तरीके से इन्फोर्सिबल हो जाएगा। ये बात करती है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है प्री कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, कि कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले के जो लॉ है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल उठता है कि क्या कोई ऐसा केस जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद कोई ऐसा कानून बनाया गया है जो वायलेट करता है, तो क्या उस पर ये डॉक्ट्रिन अप्लाई होगी? तो सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में ये कहा
कि जो डॉक्ट्रिन है ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे अप्लाई नहीं होती है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने दीपचंद में भी कही और महेंद्र लाल जैन में वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी में भी कही। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेज अंबिका मिल में अपने इस व्यू को मॉडिफाई किया और ये कहा कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए भी अगर कोई ऐसा लॉ है जो हमारे फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है तो वो वॉइड एब इनिशियो नहीं होता, वो मेयरली वॉइड होता है। ठीक है। और अगर उस लॉ को रिवाइव करना है तो वो जो इम्पीडमेंट्स अगर आप उसे हटा देंगे तो वो लॉ अपने आप रिवाइव हो जाएगा। तो एक तरीके से कि जो डॉक्ट्रिन है वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे भी अप्लाई होगी। इसमें ये भी कहा गया जो वॉइड है आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में, उसका मतलब था वॉइड अगेंस्ट पर्सन हुज फंडामेंटल राइट्स हैज बीन टेकन अवे। मतलब उस व्यक्ति के रिस्पेक्ट में तो वो वॉइड है जिसकी फंडामेंटल राइट ली जा रही है, लेकिन दूसरे व्यक्ति जिसकी फंडामेंटल राइट ऐसी कोई दी ही नहीं गई है जैसे कि नॉन सिटीजन, उसके रिस्पेक्ट में वो ओवर शैडोड नहीं है और वो पूरी तरीके से वैलिड है, इन्फोर्सेबल है, ऑपरेटिव है। तो इस डॉक्ट्रिन को अगर हम दो लाइनों में समझाएं तो इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा लॉ जो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा वो वैलिड नहीं होगा, इनवैलिड होगा, लेकिन वो वॉइड एब इनिशियो नहीं होगा, मतलब पूरी तरीके से वॉइड नहीं होगा, उसकी एग्जिस्टेंस बनी रहेगी। अगर उस इम्पीडमेंट को हटा दिया जाता है तो वो लॉ फिर से ऑपरेटिव बन सकता है। और दूसरी बात, वो जो लॉ है वो उस व्यक्ति के रेफरेंस में हो सकता है वॉइड हो, लेकिन किसी थर्ड पर्सन के रेफरेंस में जिसको ऐसे फंडामेंटल राइट नहीं दिए गए हैं उसके रेफरेंस में वो लॉ पूरी तरीके से वैलिड माना जाएगा। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट था डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का। होप आपको ये समझ में आया हो। थैंक यू। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड।